सबसे पहले लिखिए, निबंध के 3 भाग होते हैं। निबंध के 3 भाग होते हैं। प्रस्तावना, मुख्य भाग या मध्य भाग। प्रस्तावना, दूसरा है मुख्य भाग या मध्य भाग, तीसरा है उपसंहार। अगला लिखिए, प्रस्तावना में विषय का परिचय, प्रस्तावना में विषय का परिचय, विषय को परिभाषित करते हुए, विषय को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसमें विषय का सामान्य अर्थ, इसमें विषय का सामान्य अर्थ लिखना चाहिए या लिखा होता है। इसमें विषय का सामान्य अर्थ लिखना चाहिए या लिखा होता है। दूसरा लिखिए, मध्य भाग या केंद्रीय भाग के अंतर्गत या इसमें विषय का विस्तार, मध्य भाग में विषय का विस्तार कई अनुच्छेदों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। जितना भी मटेरियल है वो सब यहीं लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कोई काव्य है, गोष्ठी है, सम्मेलन है, या कोई उक्ति है, वाक्य है, जो भी लिखना चाहो वो सब यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, उपसंहार में विषय को सिद्ध करने के बाद सकारात्मकता के साथ, विषय को सिद्ध करने के साथ सकारात्मकता के विषय को सिद्ध करने के बाद सकारात्मकता के साथ में लिखा जाता है। उपसंहार को सकारात्मकता के साथ लिखा जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं कही जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं कही जाती है या नहीं कहना चाहिए। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या लिखते हैं, तो वो शब्दों में लिख लीजिए केवल। समाधान, संभावना, चेतावनी, संकट या परिणाम को बताते हुए अंत किया जाता है।
अंत किया जाता है। ठीक है। तो निबंध में हमें क्या ध्यान रखना है, मुख्य रूप से वो लिखिए। निबंध लिखना कैसे है, उसमें पहला वाक्य लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। निबंध में दिए गए शीर्षक को सिद्ध करना होता है। दिए गए शीर्षक को सिद्ध करना होता है। अच्छा, ये सभी बिंदु अब मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूँ, है ना। दिए गए विषय को सिद्ध करना होता है। तो इसमें आप क्या नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि हमें जो आता है हम तो वही लिख के आएंगे, नहीं। आपको जो आता है उन्हीं से उसको सिद्ध करना है। अर्थात जो भी आपका विषय होगा उसमें जो बात पूछी गई है उसके अंतर्गत ही आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। अगर पूछा गया है घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा ही लिखना है। उसमें केवल स्त्री हिंसा नहीं लिखना है ना। बोले हमें तो वही आता है तो हम क्या लिखें, तो आप उसको थोड़ा सा विस्तृत कर लीजिए। अब उल्टा चलते हैं। मान लीजिए आपने जो है स्त्री हिंसा पढ़ी है और घरेलू हिंसा आ गया, तो उसका विस्तार करना है। और अगर आपने स्त्री हिंसा पढ़ी है और घरेलू हिंसा, 2 मिनट, घरेलू हिंसा पढ़ी है और स्त्री हिंसा आ गई, तो उसको संक्षिप्त करना है। ठीक है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने भारत के वन पढ़े होंगे, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, टाइप्स पढ़े होंगे, डिफरेंट बेसिस पे टाइप पढ़े होंगे। अब बात आती है कि अगर 3 नंबर 2 नंबर में ये आएगा 20 शब्दों में, तो आप कितना लिखोगे। वही क्वेश्चन अगर 7 नंबर का आएगा तो आप कितना लिखोगे। वही 200 में आएगा तो कितना लिखोगे। टॉपिक तो एक ही है, डेटा आपने एक ही कलेक्ट कर लिया, वन वाला। उसी में से कुछ पूछा जाएगा अलग से, तो आपको वहाँ पुटअप करना है। तो वैसे ही निबंध में है, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब जो पूछा गया है उसको सिद्ध कर दीजिए कि ऐसा है, वही है बस, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि हमें जो आता है वो भी है, देखो ऐसा नहीं। आपको जो आता है उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो है वही है, उसको सिद्ध करिए। जो पूछा गया है उसको सिद्ध करिए, इससे ज्यादा नहीं। अरे जैसे बिंदु बताए थे, तो मान लीजिए हमने उसमें बोला कि वो विज्ञान के चमत्कार, तो विज्ञान वरदान और अभिशाप भी है। तो इसमें केवल वो सभी बातें बतानी है जिसमें वरदान भी है और अभिशाप भी है। लेकिन अगर बोला जाए कि विज्ञान की परंपरा भारत में कल आज आज कल, तो फिर यहाँ पर आधुनिकता की बात नहीं करनी है, यहाँ केवल भारत की बात करनी है। तो यहाँ भारत में विज्ञान की परंपरा कैसी थी, अब कैसी है और आगे कैसी होगी पर बात करनी है। तो विज्ञान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 12वीं वाला सिद्धांत अपना लें, 10वीं वाला, कि विज्ञान के चमत्कार हो या ना हो, विज्ञान आ गया मतलब विज्ञान के चमत्कार लिखना, वो नहीं। अगर नारी सशक्तिकरण पूछा है, तो नारी का सशक्तिकरण ही लिखना है, उसमें पुरुष का सशक्तिकरण नहीं लिखना है। समझ रहे हो। अगर आपसे ई मार्केटिंग पूछा है, तो ई मार्केटिंग ही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। उसी से संबंधित जितने ज्यादा विचार दे पाओगे उतने ज्यादा नंबर ले पाओगे, और जितने ज्यादा आपके विचार विस्तृत होंगे या फैले हुए होंगे उतने ही नंबर कम आएंगे। तो निबंध लिख के तो सब आते हैं, लेकिन नंबर हर किसी के ज्यादा नहीं आते। क्यों? क्योंकि उस विषय बिंदु से भटक जाते हैं, या कि उल्टा कर लो कि जो पूछा गया है उसके चक्कर में और कुछ भी दूसरा चीजें भी बता आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है भारत के वनों के बारे में बताइए,
अब ये एक विस्तृत क्वेश्चन है 200 नंबर का, सॉरी 200 शब्दों का। यानी कि इसमें आप क्या क्या बताएंगे? भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनमें कितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और वनों से हमें क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, उन सबको बताएंगे। जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो वनों, आप बोले कि इसमें तो हमने सब लिख दिया सर, मिल ही जाएंगे नंबर। नहीं मिलेंगे। बोले क्यों नहीं मिलेंगे? कि आपसे पूछा था वनों के बारे में बताइए, तो केवल वनों तक सीमित रहना, उसके जीव जंतुओं तक विस्तार दे रहे हैं तो छोटा सा परिचय दे दीजिए, विस्तार से मत बताइए। तो वनों के बारे में क्या बताना है सर? तो वनों के बारे में ये बताना है कि वनों का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। वन की जो प्रतिवेदन रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें इस बार के वनों का प्रतिशत कितना है, वनों की किस स्टेट में जनसंख्या बोल रहा हूँ, घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, कहाँ सबसे कम है, क्षेत्रफल में ज़्यादा कम कहाँ है। तो वो वनों के बारे में बताइए। ये तो डेटा तो सभी के पास है ना। अब जैसे अगर पूछा जाए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बताइए, उष्णकटिबंधीय वन, तब आप यहाँ थॉर्नी के बारे में थोड़ी बताओगे। बताओगे क्या? नहीं बता सकते। बोले आप, अच्छा पता है कि नहीं पहले ये बताओ। ये पता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में जब पूछा जाए तो उसमें थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में बताना है कि नहीं, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बताना है कि नहीं, मानसून फॉरेस्ट के बारे में बताना है कि नहीं? छोटी सी बात है, देखो समझो इस चीज को, पकड़ने की कोशिश करो। जैसे आपसे पूछा उष्णकटिबंधीय वन, तो अब इसमें कौन कौन से वन शामिल होंगे ये बता दो भारत के। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट, एवरग्रीन। हम्म। ये सभी ट्रॉपिकल में आते हैं ना। अब इसमें क्या नहीं आता है? माउंटेन नहीं आते हैं। और माउंटेन के अंतर्गत कैसे आते हैं? माउंटेन के अंतर्गत भारत में कौन कौन से हैं? एल्पाइन। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, जहाँ उष्णकटिबंधीय वन की बात हो रही है, वहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है। 0 डिग्री से 23.5 के बीच में। तो इसके बीच में जितने भी वन है वो सब उष्णकटिबंधीय वन है। सिंपल। ये जो बेल्ट है हमारा, ये कहाँ तक, 25 तक लाइस करता है, क्योंकि ये बेल्ट ऊपर नीचे होता है तो 25 तक। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट जो भारत के हैं वो 25 डिग्री के बीच में है, 07 से लेके 25 तक। तो इसके बीच में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनके बारे में बताइए। तो कौन कौन से हैं? नीचे है सदाबहार, फिर पर्वतीय, ये वो सॉरी मानसूनी है, फिर जो आपके इधर वाले हैं शुष्क हैं, है ना, इस तरह से पतझड़ वाले हैं, कांटे वाले हैं, इन सबको बताना है। पर्वतीय अलग हो गया, उसको मत बताइए। ठीक है, बात समझने, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो ये जो है, आपसे जितना पूछा जाए उतना बताना है। अगर आपसे पूछा जाए थॉर्नी बताइए तो थॉर्नी बताइए।
तो वैसे ही जब हम निबंध की बात करते हैं, जैसे अब राष्ट्रपति आपसे पूछा जाएगा, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन जब पूछा जाएगा तो आप प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी बताओगे। समझ रहे हो बात? प्रेसिडेंट अगर पूछा गया है तो ओवरऑल बताओगे चलेगा, लेकिन जब पर्टिकुलर पूछा जाए कि उसका चयन कैसे किया जाता है, तब केवल आपको उस अनुपातिक प्रणाली के बारे में डिटेल में बताना है। खत्म। ऐसे ही निबंध में है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है और वैसे ही लिखना है। यही नहीं समझ में आता लोगों को बस। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो निबंध है वह कैसा होना चाहिए, एकदम सटीक सरल शब्दों में लिखा होना चाहिए, है ना। सटीक मतलब विषय पर केंद्रित होना चाहिए, विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, विषय को सिद्ध करना है हमें। और इसका जो परिचय है वो दिया जाता है कहाँ पर, प्रस्तावना में। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घर में होने वाली वह हिंसा सम्मिलित की जाती है जो घर के सदस्यों के द्वारा घर के अन्य सदस्यों पर की जाती है। यह कई प्रकार की हो सकती है, डिटेल नहीं। ठीक है। इसके कई परिणाम हमारे देश में, वो इसके कई कारण हमारे सामने नजर आते हैं, जिनमें व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक कारण भी होते हैं। इसके कई बुरे परिणाम और कई परिणाम देखे, मतलब कई प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। हम घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भारत में प्रतिवर्ष कई हजार घरों में घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं, जिनमें से कि कई बहुत ज़्यादा विस्तृत होकर प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा अपन ने प्रस्तावना में लिख दिया। दूसरा, अब विस्तार की बात आती है कि विस्तार में क्या लिखेंगे। तो हमने जितना कल किया था वो विस्तार है। जब उपसंहार लिखेंगे आप तो उसमें लिखेंगे कि हम, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था ना वो, तो उसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा किसी भी नज़र में या किसी भी दृष्टि में सही नहीं ठहराई जा सकती है। इसके दुष्परिणाम अधिक हैं और इसके सकारात्मक पक्ष हमें दिखाई नहीं देते हैं, या एक आध होगा तो वो अल्प मात्रा में होता है ना। तो इसके सकारात्मक पक्ष हमें दिखाई नहीं देते हैं। इससे अब देखो, इससे उल्ट वो उधर जो किया उसको इधर पे बता रहे हैं कि हाँ, जो हमने उधर पे करना था वो यहाँ हो गया है। इससे समाज का रूप कई प्रकार से परिवर्तित होते हमने देख लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कानून हमने बनाए हैं उनके द्वारा घरेलू हिंसा में निरंतर कमी आएगी, और समाज के कई लोग या कई व्यक्ति संगठन ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए इसको दूर करने का या कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार भी अपनी ओर से प्रयासरत है। और हम यह आशा करते हैं या हमें उम्मीद है, या भारत आगामी समय में जैसे जैसे इस शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाएगा, घरेलू हिंसा से मुक्त होता चला जाएगा। ये भविष्य की संभावना को लेकर खत्म कर सकते हैं एक सामान्य रूप में। ठीक है। या फिर घरेलू हिंसा का अगर हम उचित रूप से क्रियान्वयन कानूनों का कर पाए तो हम इनका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि घर तो बनाए रखना है, सदस्यों को अलग नहीं करना है, एक जोड़ कर रखना है, एक मंच पर रखना है। इसके लिए हमें उनमें साझा मतलब काउंसलिंग की, या जो भी क्या बोलते हैं उसको, साझा मंच की आवश्यकता होती है, जो कि बातचीत करके सुलझाए जा सकते हैं अधिकतर मामले। तो उसीलिए है ना। तो ऐसा करके हम उसको उपसंहार करके लास्ट में बताते हैं कि हमने इसको जो सिद्ध करना था उसमें भविष्य की आशा ये है, अब देख लो आप, हो गया सिद्ध। ठीक है ना। तो जो पूछा है, जैसा पूछा है, जितना पूछा उतना बताइए और ख़त्म करो। क्लियर है बात? समझ में आ गई? पकड़ में आई कि नहीं? है ना। कल लिख के देखा था घर पे जाके? मैंने आपको कुछ और भी दिए थे, दो तीन निबंध। देखा था घर पे?
ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग और, ठीक है, अच्छा ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग में क्या अंतर है? ई मार्केटिंग में प्रचार करते हैं। अच्छा, 500 शब्दों में केवल यही लिखोगी बस? ओके, कैसे लिखोगी 500 शब्द, बताओ फिर। डेटा कलेक्ट किया? कितने शब्दों का? 2-3 पेज? अपन, बहाने मत बनाना, किया है तो बस। इधर किया। ई मार्केटिंग क्या होती है? बस। हाँ हाँ ठीक है। इसमें लाभ क्या है? सुनो, जब एक बोल रहा हो तो शांत रहो, है ना? हाँ बोलो। ओके, नुकसान? नहीं, ये तो कोई नुकसान नहीं है। ये तो समस्या है कि ई मार्केटिंग में क्या समस्या आ रही है, वो है। हाँ, चुनौतियाँ बताओ। ये अच्छी बात, ऐसे ही पॉइंट लिखना है, छोटा छोटा लिखिए, उसको डिटेल बाद में करिए। क्लियर है? अब बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ, लाभ बताएं। मापने योग्य परिणाम? ये क्या है इसका मतलब? नहीं, इसका अर्थ क्या है ये बताओ बालक। मापने योग्य परिणाम का मतलब क्या है? देखो, वो क्या लिखा है उधर? दूसरा शब्द क्या है जो हमें ही समझ में नहीं आ रहा? उसको हम समझाएंगे कैसे दूसरे को बाबू? तो फिर सरलता बनाए रखो। कल भी कहा था मैंने, कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें। अच्छा, हमने जो क्या ना करें वाली जो हमने बातें लिखी थी उन्हें पढ़ा था दोबारा घर जाके? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? अच्छा नहीं, आप तो थे ही नहीं शायद। कच्ची लोई। पकी पकाई लोइयों से पूछ रहे हैं हम तो। पढ़े थे घर पे पॉइंट? ओके, तो उनको रोज पढ़ना है। तो बोले निबंध तो 7 दिन में आप खत्म कर दोगे और हो ही गया खत्म और आप चले जाओगे, फिर पढ़ना है क्या? तो वो तो भैया सतत प्रक्रिया है। ये तो मैं आपको केवल इतना बता के जा रहा हूँ कि कैसे लिखना है। ये जो सारे बिंदु पीएससी ने छाप रखे हैं ना सिलेबस के नाम से, उन सब पे डेटा आपको ही जुगाड़ना है। तो बोले सर जो पहले आ चुका उन पे काम कर लें पहले, नहीं उन पे काम मत करो। उनसे जैसे अब विज्ञान पे आ गया तो विज्ञान पे क्या क्या आ चुका है और अब क्या आ सकता है पे बात करो। ई मार्केटिंग आया है कि नहीं अभी तक? तो नहीं आया तो बिल्कुल तैयार रहो। अब बात दूसरी आती है, समसामयिक मुद्दे। अब समसामयिक मुद्दे तो भैया बहुत हैं और इन पे डेटा आपको मोटा मोटा जुगाड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी समसामयिक मुद्दों पे हम बात करें तो भारत को जो है वैश्विक रूप से या युद्ध का खतरा आदि आदि, तो युद्ध के खतरे को लेकर, युद्ध अच्छा है नहीं है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, आदि बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक शब्द है, आप सभी इससे परिचित होंगे मेरे ख्याल से।
कूटनीति, राजनीति और विदेश नीति। बोले, बंदे ही तो कर देते हैं। हाँ जी। इन तीनों शब्दों से परिचित हैं? क्या है ये? कूटनीति का अर्थ होता है गुप्त, गुप्त नीति, जो किसी को पता ना चले। कूट, कूट शब्द अर्थात जो छुपा हुआ है। राजनीति अर्थात जो राज्य को चलाने के लिए नीति होती है, उसको बोलते हैं राजनीति। ठीक है, एक शब्द मैं आपको यहां से देता हूं। आपने ये शब्द पढ़ा होगा, पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है ना? ये गलत होता है। ठीक है, क्या होता है सही शब्द? राजनीतिक ही होता है। राजनीति से संबंधित, राजनीतिक, खत्म। राजनैतिक अलग शब्द है, राज्य का नैतिक रूप से कुछ बात हो रही है। ये गलत शब्द है और पेपरों में भी यही छपा होता है जनरली, देखना आप। नैतिक मतलब जो नीति से संबंधित हो, लेकिन उसमें शिष्टाचार आदि आदि जुड़ जाती है। ठीक है ना? विदेश नीति, विदेश के, विदेशों के साथ में एक देश की जो नीति है उसको बोलते हैं विदेश नीति। अर्थात इसमें न केवल कूटनीति या राजनीति होती है, बल्कि इसमें आयात निर्यात की स्थिति भी होती है। तो इसको हम सामान्य रूप से विदेश नीति के अंतर्गत रक्षा, व्यापार, ये दो को रखते हैं। ठीक है ना? कि रक्षा मतलब जो सामान उपकरण देना है, नहीं देना है, या आप हमसे चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है। एक तो वो हो गया। दूसरा, या तो रक्षा चीजों का व्यापार या खाद्य चीजों का व्यापार, जो भी है। तो ये दो अंतर्गत, दो चीजें साथ में चलती हैं हमेशा। तो ये बात ध्यान में रखना। जब आप समसामयिक मुद्दों पर आओगे तो एक और आएगा उसमें। समसामयिक मुद्दा कौन आएगा? भारत की आंतरिक सुरक्षा। ये विषय भी है अपना। आंतरिक सुरक्षा अर्थात इसमें आतंकवाद है, नक्सलवाद है, और जी, हाउ, कैसे? बताएं कैसे। ओके, अभी निकाल लो जितने भी विचार हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या अर्थ है, पहले तो ये बताओ। आंतरिक अर्थात अंदर का, सुरक्षा अर्थात अच्छे से रक्षा करना, सुधन रक्षा, अच्छे से रक्षा करना। अब बताओ किससे खतरा है और फिर रक्षा किससे करनी है? नहीं, आपने जो बोला उसी पॉइंट पे आओ। भ्रष्टाचार से खतरा कैसे है? नहीं, रुको मत, विचार आने दो, ही करके नहीं टालो, बोलो। नहीं तो मैंने बुलाया है ना, आप बिजनेस कर रहे हो। अब आपकी कंपनी नहीं चली, आप दिवालिया हो गए, एक अलग कंडीशन। या आप भाग के चले गए, दूसरी कंडीशन। लेकिन आप
देश से थोड़ी एकदम से ऐसे भाग सकते हो। कंपनी बनाओगे, आओगे, लाओगे, बहुत टाइम लगता है, बहुत बनाने में खर्चा पर्चा लगता है। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार तो एक कार्यालय के अंतर्गत समस्या है। कार्य ना करने की एक प्रशासनिक समस्या है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। लेकिन आपने इसमें एक पॉइंट बीच में बोला, लेकिन आप उससे स्लिप मार गए। विदेशी ताकतें भारतीय सिस्टम को या राजनीति को, चुनाव को, आदि को भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह एक रूप में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। स्लिप मार गए थे यहां से, आप दूसरी तरफ ही करके चले गए। विचार तो आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा वहीं आके रुक जाता है कि उन्हें हमें अकॉर्डिंग टू विषय ढालना है। ठीक है, और बताएं। हाँ बिल्कुल, साइबर हमले हुए थे, और अभी अब एक रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उसमें आया कि 15 लाख के आसपास साइबर हमले हुए हैं भारत पे अभी पाकिस्तान युद्ध में, और केवल 150 सफल हो पाए। ठीक है, बढ़िया है, और बताएं। क्या बोला? ये सुरक्षा का मुद्दा कैसे हो गया? नहीं, रुको, पहले विषय ने डेला डाला है तो उस पर बात तो करने। रुक जाओ। कैसे? अंदर की गड़बड़ बताओ, क्या गड़बड़ हो रही है? अंदर की गड़बड़ का मतलब प्राकृतिक गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है नेचुरल फिनोमेना को शामिल नहीं करना है। ये तो मनुष्यों के द्वारा जो देश की प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में डिस्टरबेंस किया जाता है, उनके बारे में बात करना है। यानी कि यहां पर जो है आप सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्था में बाहरी या आंतरिक शक्तियों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा या समूहों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाती है, उनके बारे में बात करनी है। धार्मिक कट्टरता, परंतु ये तो गलत नहीं है। आंतरिक सुरक्षा में कहाँ है? मैं अपने धर्म के प्रति अडिग हूं, उसमें किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं कर रहा, उसके नीति नियम मानने में अडिग हूं। अब जैसे मैं आपसे कहूं आप तिलक लगाना छोड़ दो, मैंने नहीं छोड़ेंगे। इसमें आंतरिक सुरक्षा कहाँ गड़बड़ हो गई? तो तो इसमें शब्द दो, शब्द दो। रुकता जाओ, शब्द दो इसके लिए। धार्मिक कट्टरता अलग बात है, उसका आंतरिक सुरक्षा से संबंध है ही नहीं। हाँ, पॉइंट आपने पकड़ा है, लेकिन उस जगह तक तो पहुंचो, क्या कहना चाहते हो? विचार तो आ रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं आ रहा है, वही तो लाना है। सोचो। हाँ, कौन बोल रहा था यहाँ पे? सांप्रदायिक हिंसा। हम्म, सांप्रदायिकता। धार्मिकता और सांप्रदायिकता में अंतर है। ठीक है, वो भी और ये भी नहीं। आप शब्द दो, कोशिश करो, लाओ, ढूंढो।
हो गया, वो तो है ही, उसको तो निपटा रखा अपन ने, शांत है वो तो। आंतरिक सुरक्षा का मतलब, हाँ, हमारे देश में अंदर से क्या क्या खतरे हैं, बाहर का दुश्मन देश का खतरा नहीं बताना है इसमें। आप पाकिस्तान को यहाँ आंतरिक सुरक्षा में मत ले आना। हाँ, उसके द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी हैं, वो अंदर से गड़बड़ कर रहे हैं हमारे देश में आकर, उसको ले सकते हो। हाँ, लेकिन सैन्य आक्रमण को नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। उसके द्वारा जो भेजे गए व्यक्ति हैं वो भारत के अंदर आकर, अंदर अंदर अंदर, आंतरिक, अंदर आना जरूरी है। बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है तो आंतरिक मुद्दा है ही नहीं, वो तो बाहरी मुद्दा। पकड़ में आई कि नहीं? जी। आपदा। भाई, नुकसान तो ये भी हो सकता है कि मैं बंदूक लाऊं और तुम मैं मार दूं, पर ये देश की सुरक्षा में बाधा नहीं करेगा ना। हाँ, तो ठीक है ना, तो मैं कब मना कर रहा हूं? आंतरिक सुरक्षा में आप जो कह रहे हो, उसमें सुरक्षा का मतलब क्या है? ये है, प्राकृतिक नहीं यार, मत लाओ। वो तो डिजास्टर है, आपदा है, उसको हम गॉड की ऊपर मानते हैं ना। मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, बट वे जब तक भारत के सुरक्षा में प्रॉब्लम ना दें, सुरक्षा का मतलब समझिए आप, यहां जनहानि की बात नहीं हो रही है, सुरक्षा का मतलब समझिए, बस उसी पे रहिए। क्षेत्रीय विवाद, उसका फायदा विदेशी ताकतें उठा सकती हैं, ये पॉइंट बोलना पड़ेगा। धार्मिक रूप से हमारी कट्टरता का लाभ कुछ ऐसे संगठन उठा लेते हैं जो हमें उन्मादी बना देते हैं, उसके कारण से हम हिंसक होकर अन्य समूहों पर हिंसा करते हैं, जिसके कारण से धार्मिक कट्टरता सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाती है, इसलिए खतरा है। जी। वाटर डिस्प्यूट आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन उसमें आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि कब है वो। नहीं तो भाई, दो राज्यों के बीच में विवाद है, हो रहा है, ठीक है, तमिलनाडु केरल लड़ रहे हैं, कर्नाटक लड़ रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हो आप। हाँ, तो आंतरिक मुद्दे हैं, आंतरिक, उससे सुरक्षा प्रभावित नहीं हो रही है ना। भाई, घर में भाई बहन लड़ जाएं तो घर की सुरक्षा को क्या प्रभावित कर रहा है? कुछ नहीं। कोर्ट में चला गया मामला, मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला क्या हो गया, इसने मेरा ये लड्डू खा लिया, ले और ले ले, खत्म मुद्दा। सुरक्षा को प्रॉब्लम दे, ताकि दूसरा देश उसका लाभ लेकर अपनी शक्तियों को आरोपित ना कर सके। ऐसा ना हो कि दूसरे हम पे शासन करने लग जाएं, ऐसा ना हो कि दूसरा उसका लाभ उठाकर हम पर आक्रमण कर दे, ऐसा ना हो कि हमारे समाज का ताना बाना बिगड़ जाए और हम कमजोर स्थिति में पहुंच जाएं। ओवरऑल हमें कमजोर नहीं होना है, मजबूत बनना है, मजबूत। सुरक्षा, सबकी रक्षा। हाँ, हो सकता है, नहीं, बताओ क्या। तो तो क्या कहेंगे इसको अपन? शब्द आगे आगे तो बढ़ाओ इसमें। हाँ, आ गया, वो व्यक्ति आ गया, तो अप्रवासी के रूप में आ गया वो तो।
अप्रवासी मतलब NRI। हाँ भाई। एक तो वीज़ा पासपोर्ट लेके आएगा और एक घुसपैठ करके आएगा इलीगल तरीके से। तो वो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। जो बिना पासपोर्ट के आ रहा है और उनको बोलते हैं अपन रिफ्यूजीज, शरणार्थी। वे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। हम्म। फ्रांस से पूछो। फ्रांस से पूछो ना ये बात, भुगत रहा है। ब्रिटेन से पूछो ये बात, भुगत रहा है। जो म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में आए उनसे पूछो, और वही भारत में आ गए, हमसे पूछो, भुगत रहे हैं कि नहीं। जब तक बड़ा समूह ना आ जाए और वो भारत में आकर डिस्टरबेंस पैदा ना करे, तब तक आंतरिक सुरक्षा को खतरा नहीं है। अगर भारत में बड़ा समूह आ रहा है या लोग आ रहे हैं और वे यहां आकर शांति से रहकर निवास करके व्यवसाय करके भारत की जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं, तो कोई मुद्दा नहीं है। गैर तरीके मतलब इलीगल तरीके से आने वाले शरणार्थी जो हैं, दो तरह के शरणार्थी है ना। एक जो बता के आते हैं कि हमारा है, हमें शरण दो, हमें और कहीं जगह नहीं मिल रही है। एक बोले हम तो आ गए, कर लो क्या कर लोगे। अब वे, उनको आपने बोल दिया चलो ठीक है आ गए, सड़क के किनारे रहने लगे, बाद में पता चला इनने घर भी जमीन हड़प ली, सब कुछ कर लिया। अब दूसरा ग्रुप आया और उनसे कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ पे बम फोड़ दो। तुम एक काम करो, यहाँ पे ये पटरियां उखाड़ दो। तुम एक काम करो, यहाँ पे जाओ और लोगों को मारना चालू कर दो। तुम एक काम करो, यहाँ जाओ और सब्जी मंडी में उत्पात मचाना चालू कर दो। तब दिक्कत है, अन्यथा नहीं है। तो वो लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर। आप जो कह रहे हो गलत और सही पे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप तो ये सिद्ध कर दो कि इसके कारण से ये होगा, जिसके कारण से सुरक्षा प्रभावित होगी, इसलिए ये सुरक्षा का मुद्दा है। खत्म। बिल्कुल कह सकते हो आप। अब मान लो अगर घर की लड़ाई बाहर जाए, अरे पता है तुम्हें कल भैया मैं देख रही थी, मोहल्ले की लड़कियां और वो महिलाएं, इनके बच्चे ना ऐसे लड़ रहे थे ना एक दूसरे के साथ में, पता नहीं चल रहा था कि ये घर के मतलब भाई बहन है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पड़ोसी मतलब दूर के हैं। हाँ जानी दुश्मन है बिल्कुल। अच्छा, तूने कैसे देखा? अरे खिड़की खुली थी। अब फिर उनकी मम्मी के पास आई बात कि बेट आपके बच्चे ऐसे लड़ रहे थे, मम्मी ने कहा कुछ नहीं हुआ था, लड्डू खा लिया था इसलिए ऐसे ही मस्ती कर रहे थे वो तो। हाँ वही मैंने सोचा, मैंने कहा आप ही के हैं ना वो तो, इसलिए तो कोई बात ही नहीं है। फिर ये बात हो गई, खत्म हो गई। मैंने कहा यार ये बात बाहर किसने बता दी, हमने तो लड्डू के दे के सुलझा दिया था बात को। तो भैया पता चला कि खिड़की खुली थी। बात आ गई बच्चों पे। है, अब दो तरीके हैं, या तो मम्मी का है बेटा जब भी लड़ो तो खिड़की बंद कर लिया करो, या या तो लड़ाई मत करो। तुम लोगों की लड़ाई बाहर जा रही है, समझो अब बड़े हो गए हो तो समझदारी से काम लो। तो मुद्दा क्या हो गया अब? जब तक वो घर में लड्डू का विवाद था, तब तक लड्डू का विवाद था। लेकिन अब परिवार की इज्जत पे आ गई, क्योंकि खिड़की खुली रह गई। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई मुद्दा देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो ही, लेकिन अगर वो खतरा बन रहा है तो उसको बता दो कि ये खतरा है साहब, इस कारण से खतरा है। तो खिड़की के कारण से खतरा हो गया कि नहीं परिवार की इज्जत पे? बाकी कुछ नहीं था, रोज लड़ रहे हैं वो तो। शरणार्थी आ रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है, जैसे भी है चल रहा है। लेकिन जब वो सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम बन जाए, तब है सुरक्षा प्रॉब्लम, तब है गड़बड़।
दूसरे भड़का देते हैं उन्हें, मेन चीज है बस। उनका उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि आज अगर मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए नहीं है और आपको अपने परिवार को खाना खिलाना है, ठीक, और मैं आपसे कहूं ये लो 500 रुपए, इसको मार दो, आप कुछ नहीं देखोगे, जाओगे मारोगे, लो साहब मार दिया, 500 रुपए दो, पेट भरेंगे 5 दिन, सुरक्षा प्रभावित हो गई, खत्म। अब कौन फायदा उठा है? गरीबी का फायदा, क्योंकि उसको तो कम में काम मिल रहा है। पहले अगर मान लो वो पत्थर फेंकने का 100 रुपए पर पत्थर दे रहा था, तो यहाँ 10 रुपए में ही काम हो जाएगा, सीधी बात है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप किसके बारे में क्या लिख रहे हैं, मुद्दा है सिद्ध करो, बस। आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है सर, इसके कारण से सुरक्षा प्रभावित हो रही है। आपने कहा आपदा के कारण सुरक्षा प्रभावित हो रही है, कैसे हो रही है सिद्ध कर दो, आप तो बताओ। नहीं कर पाओगे तो नंबर घटेंगे, सीधी बात। जान जा रही जली जान दो ना, तो क्या दिक्कत है। मुद्दा है देश की सुरक्षा, बस। सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, है ना, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, इकोनॉमी में डिस्टरबेंस नहीं आना, मतलब कोई जानबूझ के अगर कर रहा है तो है सुरक्षा का मुद्दा, अपने आप हो रहा है तो नहीं है। हाँ, करवाया जा रहा है तो मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, नहीं तो नहीं है। भाई, चट्टान से मिट्टी गिरना चालू हुई, भूस्खलन चालू हुआ, लैंडस्लाइड होके नीचे आ गए, 100 मर गए, ठीक है, मर गए। आतंकवादी आए, 20 मार दिए, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा। निर्जातीय में क्या? जाति अलग है, हिंदू मुस्लिम जाति नहीं है, जाति बताओ। तो ये तो धार्मिक रूप से अलग है, जातिगत रूप से अलग थोड़ी है। जाति का मतलब क्या है पता है आपको? जाति का मतलब है वर्ग, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आप शर्मा जी हैं, शर्मा क्या है? वर्ग है, समझ रहे हो? अब जैसे एक मान के चलते हैं ब्राह्मण, अब ब्राह्मण जो है वो क्या है? वर्ग नहीं, वो तो समूह है, बड़ा समूह है, उसमें ये छोटे छोटे बने हुए हैं अलग अलग। रुको 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 रुको। मैडम, शर्मा जी का पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट संबंध कैसे हो जाएगा? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुद्दा तो वहीं आके रुक गया ना। आप चाहे सांप्रदायिक रूप से लड़ो, आप चाहे जातिगत रूप से लड़ो, आप चाहे रंग के कारण से लड़ो, आप चाहे आर्थिक कारण से लड़ो, अगर दूसरा इसका फायदा उठाकर देश को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो मुद्दा है, नहीं तो नहीं है, सिंपल। शर्मा जी के खेत में बकरी घुस गई, कोई मुद्दा नहीं है। तिवारी जी ने भैंस घुसा दी उनके खेत में, खत्म मुद्दा। समझ रहे हो? तो ये जातिगत विवाद तो आंतरिक विवाद है। इसका जब मैंने भाई, भाई बहन वाली बात समझ लो, लड़ गए, लड्डू दे दिया, खत्म हो गई बात। खिड़की खुली नहीं रहना चाहिए थी, बस। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में खत्म हो जाएगी क्लास पूरी। ये तो केवल अपन ने बात की है कि क्या है,
अभी इस पे चलते हैं, उस पे क्या है नाम से, या क्या है विषय क्या था? सबसे पहले इसमें लगाओ आप क्या, क्यों, कैसे, उसको लगाओ पहले। तो आंतरिक सुरक्षा क्या है उस पे बात करो, परिभाषा दो। आंतरिक सुरक्षा कैसे होती है उस पे बात करो। आंतरिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है उस पे बात करो। ये केवल ये क्यों क्यों कैसे इस तरह से नहीं है कि आप बस आंतरिक सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्यों है, ऐसा नहीं कि आंतरिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है, ऐसे आगे पीछे जोड़ के उसको बैलेंस करो, है ना। कैसे होती है ना। इसमें फिर इसमें जो है आपकी बाधक कौन कौन से तत्व हैं, बाधक तत्व कौन कौन से हैं। फिर इसमें जो है सहायक तत्व कौन कौन से हैं, जो इसमें हेल्प करते हैं किसमें, आंतरिक सुरक्षा को क्या करने में, कमजोर करने में भी तो करते हैं। तो दोनों बातें आ गई कि आंतरिक सुरक्षा में बाधक मतलब कमजोर करने वाला, और आंतरिक सुरक्षा में सहायक मतलब मजबूत करने वाला। ठीक। अब दूसरा, अगर इसी को छोड़ो, अगर आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो परिणाम क्या होगा, और अगर कमजोर होगी तो परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम आ गया तो निवारण क्या होगा, इधर पे परिणाम आ गया तो निवारण क्या होगा। ठीक। भारत सरकार क्या कर रही है, इसको मजबूत करने के लिए। एक, समाज क्या कर सकता है इसको मजबूत करने के लिए। फिर व्यक्ति क्या कर सकता है इसको मजबूत करने के लिए। ठीक है। फिर दूसरा, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, अगर प्रकार हैं तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हम लिखे ही दें। आंतरिक सुरक्षा के प्रकार क्या हो सकते हैं, बताएंगे कोई जी। हाँ, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं ये सब, है ना। तो ये प्रकार में आप शामिल कर सकते हैं। फिर उनको क्या क्यों कैसे में परिभाषित कर दिए, फिर उनके प्रभाव लिख दीजिए, फिर उनके परिणाम लिख दीजिए। अरे 2000 शब्दों में हो जाएगा, चिंता मत करो आप। यही करना है बस, घुमा फिरा के पहले डेटा कलेक्ट कर लो बस, फिर सब लिखा हो जाएगा। फिर तो ये क्या क्यों कैसे ढूं ढां ढूं ढुस करते रहो, अपने आप हो जाएगा सब, कुछ नहीं करना है फिर तो। हाँ, ये जो जैसे भारत सरकार के कदम, ये एग्जैक्ट चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, इसमें फैकोलॉजी नहीं चलेगी। ठीक है। फिर से वही बात, कल हमने और किया, कल और पॉइंट लिखे थे ना कुछ, प्रकार, प्रभाव, इसके प्रभाव बताइए। अब प्रभाव किस किस पर होंगे, तो देखिए, व्यक्ति पर, समाज पर, देश पर। यहां परिवार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा कॉमन सेंस का विषय है, आप अपने स्तर पे चेक करते रहिएगा बीच बीच में। फिर हम्म, हाँ, प्रभाव के बाद निवारण, तो ये लोग जो है ना, कारण, कारण नहीं लिखा क्या अभी तक, क्यों, क्यों में आ जाएगा। आप अलग से भी लिख सकते हैं कारण। आंतरिक सुरक्षा क्या है क्यों आवश्यक है उस पे बात कर लीजिए, कारण पे इधर आ जाइए अलग से, क्यों होती है,
मतलब आंतरिक सुरक्षा में चूक कहाँ पर होती है, किस कारण से होती है, फिर उसका निवारण कर दीजिए। तो कारण निवारण परिणाम ये सब साथ में ही चलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है बस। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। बताओ कहाँ हो रहा है रिपीट? जी जी जी, दोबारा बोलो। उदाहरण बताओ। आतंकवाद से हानि बताओ। ठीक है। अब किसका? कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा का कारण आतंकवाद कहाँ है? सोचो तो सही थोड़ा, तसल्ली से सोचो आप। आंतरिक सुरक्षा का कारण, और आंतरिक सुरक्षा की मजबूती का कारण और कमजोरी का कारण, दोनों में क्या क्या है? आंतरिक सुरक्षा की कमजोरी का कारण आतंकवाद हो सकता है, मजबूती का नहीं हो सकता। एक ही तरफ लिखा होगा मैडम। हम्म। सांप्रदाय वो प्रकार में आ जाएगा ये मुद्दे। आप इसमें एक काम और ऐसे भी लिख सकते हो, प्रभाव प्रकार वगैरह कुछ नहीं मिले तो ये आंतरिक सुरक्षा के बिंदु, ये अपने शब्द भी लिख सकते हैं ऐसे कि भाई उसको हम ना तो प्रकार कह सकते हैं ना कुछ और कह सकते हैं, तो बिंदु कह दो। आंतरिक सुरक्षा के बिंदु क्या क्या बिंदु हैं कि साहब ये बिंदु हैं। बोले सर नंबर डाल के लिखना है क्या? नहीं। लिस्ट बना के लिखना है क्या? नहीं। तो एक के नीचे एक लिख दे? नहीं। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कॉमा लगा के चले जाओ, कुछ नहीं करना है। नहीं, डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं बिल्कुल। आंतरिक उस अगर ये पूछा जाए आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे क्या क्या हैं, तो ये सब लिखना है और डिफरेंशिएट करके लिखना है, लेकिन सूची बना के लाइन वाइन खींच के कुछ नहीं करना है। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे कि नहीं? पहली वाली, दूसरी वाली? उसके बाद वाली कोई सी नहीं ली? 27? कल की छुट्टी बस। हाँ तो कल ऐसा कुछ नहीं था। बाकी पहले की तीनों ली है। हाँ तो बस। तो उनमें मैंने आपको बता दिया था कि निबंध के अंतर्गत अंदर क्या क्या नहीं करना है। आप अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको चार्ट नहीं बनाना है, उसको ब्लॉक वगैरह गोला वगैरह लगा के अलग से नहीं बताना है, नंबरिंग नहीं करनी है, और उसको ऐसा वो बीच में डंडा खींच के अपन इधर उधर करते हैं ना कि ऐसा करके, वो नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं देना उसका। बस आप लिखते जाइए, अपने शब्दों में लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जैसे हमने चाय का उदाहरण लिया था, देखा था? तो चाय के उदाहरण में क्या था? एक तो उत्तर था कि भारत में चाय के वो क्या था उस दिन क्वेश्चन लिया था, हाँ स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं। तो उसमें डायरेक्ट पॉइंट बात कर ली थी अपन ने कि चाय ऐसी होती है, उसमें ये होता है, इसलिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, या है तो क्यों है कम मात्रा में। जबकि निबंध में हम उसकी पहले पृष्ठभूमि बनाते हैं, फिर बात को वहां तक पहुंचाते हैं, ऐसा। जैसे आप घर में देखा होगा आपने, क्या होता है घर में, जब कोई बात कहने वाला होता है तो दो तरीके से बात कही जाती है। पता आज मैं वहां गया ना, तो वहां तो भैया बहुत भीड़ लगी थी, इतने लोग थे ना, ये इतने लोग थे, सरी सर दिख रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब कहाँ सड़क है। ठीक। दूसरा, आज राजनीतिक सभा थी जिसके कारण से आज जाम था, या जनता बहुत अधिक थी, हजारों लोग उपस्थित थे। एक तरीका ये रहा, और दूसरा तरीका ये रहा। निबंध जो है दोनों प्रकार के होते हैं। अगर निबंध, चार प्रकार के होते हैं वैसे तो निबंध, उसमें से निबंध कौन सा आ रहा है आपको उस पर डिपेंड करता है। ई मार्केटिंग आ रहा है, डिक्टो। परिवार भारत की मुख्य आधार बिंदु, आधारशिला,
फैकोलॉजी नहीं, मुख्य बात करो बस, क्योंकि 1,000 शब्द बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश करना है, बनेगा। हाँ, कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ। किस में? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं ना। वैश्वीकरण कारण में आ सकता है, लेकिन सिद्ध करो पहले। जुड़ नहीं जाती हैं, जो जहाँ वहीं रहता है। हमसे कनाडा कैसे जुड़ गया बताओ? ठीक है। वैश्वीकरण क्या है पहले तो ये बता दो। ये तो 5वीं क्लास वाली परिभाषा है, 12वीं में आओ। हाँ, अब बताओ, आप मुद्दा क्या है आपका? जुड़ गए? फिर? हाँ तो ठीक है, गुस्सा कर लेगा ना। हम नहीं भेजेंगे माल, दूसरा बदल के भेज देंगे। नहीं तो आगे कुछ तो बोलो, उसमें मैं पकड़ लूंगा। अगर आप कुछ भी हल्का सा भी दिखेगा तो मैं पकड़ लूंगा, पर वो पकड़ में नहीं आ रहा अभी। पहली बात तो आप अपने मन को शांत करो, बहुत चंचल हो आप, है ना। पहले तो शांति से बैठो, पैरों को आराम से खोलो, हाथों को खोलो, पेन को नीचे रख दो, हाथों को अलग अलग कर दो। अब बोलो, हिलाना मत अब। उंगलियां मत हिलाओ। फिर रखो, ऊपर हाथ रख लो। हम्म। कॉपी पे ऐसे, किताब पे रखो। ऐसे जॉइंट ऐसे मत कर, हाँ बस। अब बोलो। जुड़ गई। हम्म। आपने कहा व्यापार हो रहा है, व्यापार में हमें किसी का माल पसंद नहीं आया। ठीक है, हम उससे कह देंगे भैया ये पसंद नहीं आ रहा है, बंद कर दे। खत्म। हाई प्राइस में दे सकता है, उसकी इच्छा है, उसका माल है। हमने कहा भैया नहीं चाहिए, हमसे बन नहीं रहा है, हम नहीं लेंगे। नहीं, समझ आने की बात नहीं है, आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी मुद्दे पे आओ। आंतरिक सुरक्षा इसमें कहीं नहीं है। कहाँ? बताओ ना, तो देखो, आप लोग इस पॉइंट को ऐसे मत देखना कि यार सर बैठे ही तो हैं बस ऐसे ही चर्चा कर। आप समझो उस चीज को, हम कितना कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? जरूरत ही नहीं है। या हम उस पॉइंट पे पहुंच के नहीं लिख पा रहे हैं, या हम उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं जिसके चारों तरफ हमें घूमना है। आप सिद्ध नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो। फिर से कह रहा हूं, दूसरा पॉइंट ले लो, और जबरदस्ती मत करो। इतना टाइम अभी है, अभी कर लो जितना करना है। जोड़ लो रोज, 10 पॉइंट जोड़ते चले जाओ, अभी बना लो मटेरियल जितना बनाना है। ठीक है, अगर अभी बनाओगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर उधर तो कुछ नहीं होने वाला। इधर से ही तैयारी करो। आप क्या सोचते हो, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप अभी तैयारी कर रहे हो कि नहीं? ऐसी निबंध की भी अभी तैयारी करो, नहीं तो वो ऐसे ही होगा। धार्मिकता बात कर रहे हैं, जातिवाद में घुस गए और फिर उधर पाकिस्तान में चले गए। सब मिसमैच। आ बहुत कुछ रहा है, बोलना बहुत कुछ है, लिखा ही नहीं हो रहा।
लिख भी रहे हैं तो सोच कुछ और रहे हैं और लिखा कुछ और हो जाता है। गारंटी है 50% लोग ये करते हैं। सोच कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, और लिंक पता चला उधर से दूसरी दिशा में मुड़ गया और निबंध की दिशा इधर छूट गई। बताओ कैसे होता है? देखो आप उसे, मान लीजिए हम आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे लिख रहे हैं और उसमें किसी बीजेपी वाले का दिल धड़क गया 2014 के बाद से। आओ बस, यहां ये पूछे ही नहीं गया है कि इस दशक में बताइए या उस दशक में बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बताना ही है क्योंकि हम तो बीजेपी वाले हैं, तो बताने का तरीका होता है। पिछले कुछ वर्षों में या पिछले एक दशक से आंतरिक सुरक्षा के बाहरी देशों के द्वारा जो कारण हमें प्रभावित करते थे उनमें कमी आई है। ये नहीं जब से 2014 से बीजेपी का शासन आया है तब से भारत मजबूत हुआ है। बिल्कुल मजबूत हुआ है, अच्छी बात है। निबंध कमजोर हो गया। बोले ऐसा थोड़ी होता है सर, लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना है नाम लिखकर डायरेक्ट, और ना ही किसी की तारीफ एक पक्षीय होकर करना है कभी भी। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि आंतरिक सुरक्षा केवल बीजेपी के काल में मजबूत हुई है तो ठीक है मान लिया, लेकिन क्या पहले मजबूत नहीं थी? बोले नहीं थी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सर, 60 सालों में 70 सालों में देश का नाश कर दिया सर। आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाओगे, गारंटी। आपको कांग्रेस बीजेपी से हटके सोचना पड़ेगा, आपको हिंदू मुस्लिम से हटके सोचना पड़ेगा, आपको सबसे हटके सोचना पड़ेगा, सबसे हटके। आपको क्या बोलते हैं उसको, डीपोलराइज और पोलराइजेशन में अंतर करना पड़ेगा। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में पैसे की अधिकता थी तो हम उन चीजों को, अरे यार ये आम तो सस्ते हैं, महंगे चाहिए हमें, थोड़ा सा ये दे दो। और दूसरा व्यक्ति बोला अरे भाई 50 रुपए किलो तो मिल रहा है और क्या चाहिए। अरे नहीं नहीं रुक जा, 70 वाले अच्छे होते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। आपको 70 पे बात नहीं करनी है। 70 पे बात करनी है मतलब, पर उसी पे बात नहीं करनी है, केवल 50 पे भी आइए। हो सकता है आपको एक ही स्वाद पसंद हो, मीठा, नमकीन तो मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब पीएससी में आएंगे तो आपको नमकीन भी खाना पड़ेगा, खट्टा भी खाना पड़ेगा, मीठा भी खाना पड़ेगा, सब कुछ है। कहने का मतलब विचारों को विस्तार दीजिए, सीमित मत रहिए। ना तो पारिवारिक रूप से सीमित रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मम्मी पापा से युद्ध करना चालू कर दो, मतलब कि उस सोच से बाहर आइए। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि विद्रोही हो जाओ उस सोच से, इन द सेंस कि देखिए हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके विचार हम तक हम हमको प्रभावित करते हैं, नो डाउट। जैसे अगर मान लीजिए आप पीएससी वालों के साथ में रहने लग जाएं, जिनका मेंस निकला है, इंटरव्यू नहीं निकल पाया है, या जिनने प्री निकाल रखा है, उनके साथ जब आप बैठेंगे तो आपको एक आंतरिक फीलिंग आएगी, आंतरिक मुद्दा बनेगा आपके अंदर कि इन लोगों ने निकाला यार, ये लोग हम जैसे ही हैं, मतलब निकल जाता है, हमारा भी निकलेगा, इस तरह से। अब आप दूसरे लोगों के साथ बैठो जिनने पीएससी का मन ही नहीं बना रखा है, तो क्या होगा? अरे भैया पीएससी बहुत टफ होती है, अपने पापा ने पहले ही बोल दिया था, करना हो तो करो नहीं तो मत करो, अपन ने छोड़ दी। वो जो छोड़ने वाला विचार है ना, वो अब आपके दिमाग में आएगा, मैं भी छोड़ दूं। नेगेटिविटी नहीं, आपके विचार ही नहीं बन पा रहे, समझो आप। तो उन लोगों से दूर रहो
जो पीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और उन लोगों से भी दूर रहो जो पीएससी के बारे में 2020 से पहले जानते थे, उसके बाद नहीं जानते, क्योंकि बदल गई है पीएससी। ठीक है। तो अधिकारियों को पहले होता था ना कि अधिकारी आ रहा है साहब, पीएससी के बच्चों को संबोधित करेंगे, तो हम उस पक्ष में कभी नहीं थे। का कारण था, अधिकारी बना था वो 70-80 के दशक का, 90 के दशक का। उस समय की पीएससी और इस समय की पीएससी में बहुत अंतर है। खत्म, युद्ध खत्म, मुद्दा ही खत्म। हमारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे वही पढ़ाने आते थे। फील लग अभी का करंट का फील आता था, अच्छा लगता है। कोई मोटिवेशनल वो सेमिनार वगैरह हमने कभी आयोजित नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। तुम्हें पढ़ना है, अपने आप उठ के पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है सोते रहो, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। वो वाली बात। तो मुद्दा क्या है? पीएससी का अधिकारी बनना है तो सब तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश करो। बदलने की इन द सेंस उत्कृष्ट। तो उसमें सबसे पहला बिंदु है, विचार उत्कृष्ट करो, विचारों को उन्नत करो हर विषय के। ये नहीं कि हम केवल एक ही चैनल सुनते हैं, नहीं, सभी चैनल सुनिए। जैसे घर में होता है ना, पापा जी आ गए, सब चीजें बंद, ओनली न्यूज, आज तक। पापा ब्रेक आ रहे हैं, दूसरा चैनल लगा के देख लें, रखा रहने, डोंट टच, वो न्यूज निकल जाएगी। 10 मिनट ब्रेक ही देख रहा है। फिर अब बीच में आपने कहा पापा 2 मिनट में वो चैनल चेक कर लूं। हाँ कर लो कर लो, लो, निकल जाएगी, उससे तो अब अपनी पीढ़ी कैसी है? इधर मैच चल रहा है, इधर पे मूवी की वो देख ली स्क्रीनिंग वगैरह, इधर पे आके न्यूज़ सुन ली, फिर मैच पे चले गए। वो जो ब्रेक होता है ना, उस 5 सेकंड के ब्रेक में भी इधर उधर घूम के आ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बिकॉज हम थोड़े से फास्ट हैं, सोचते हैं। वो मोबाइल चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, और हम, अंतर है। ठीक है ना? तो हम उस सोच से बाहर आए कि हमें केवल आज तक नहीं देखना है, हमें जी न्यूज़ भी देखना है, हमें एनडीटीवी भी देखना है, हमें भारत भी देखना है, हमें सब कुछ देखना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 200-250 न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अलग अलग सोच, अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग रूप देखिए। फिर केवल न्यूज़ नहीं देखना है, और क्या करना है? ज्योग्राफी भी देखिए, हिस्ट्री भी देखिए, अर्थ भी देखिए, ये सब चैनल भी देखिए। अच्छा ठीक है, तो हम तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो हमें तो बस कथा भागवती अच्छा लगता है, इसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं, सब मोह माया है। तो भैया पीएससी छोड़ दो है ना? तो उस पे भी नहीं रहना है। तो बोले उस पे रहना है कि नहीं? हाँ रहना है। भजन भी सुनना है, संगीत भी सुनना है, क्या नाम से, सत्संग भी सुनना है। बोले यही महाराज के सुनते हैं हम, तो नहीं, दूसरे महाराज के भी सुनना है, जैन मुनियों के भी सुनना है, इस्लाम के भी सुनना है, ईसाइयों के भी सुनना है, सबके सुनिए। बोले सर हम तो हिंदू है ना। नहीं, हिंदू तो हो, पर उससे अलग आपने पीएससी चुन लिया। और एक अच्छा इंसान वही होता है जो, पीएससी चुने या ना चुने, अच्छा इंसान वही होता है जो सभी प्रकार के विचारों का स्वागत करता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जितने ज्यादा विचार आपके पास होंगे, उतने ज्यादा लोग आपके पास होंगे, और जितने कम विचार आपके पास होंगे, उतने कम लोग आपके पास होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच विचारों के आधार पे ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। ठीक है?
तो आप जो चैनल देखते हैं या जो भी आप देखते हैं, आज से आप ये नियम बना लीजिए कि जैसे अब मैं कहूँ तो मैं हर बार क्लास में कहता हूँ, पर अभी हम कम हैं इसलिए नहीं कहता हूँ। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता कि आप अपनी उसी जगह पर रोज बैठो, जगह चेंज करो। हर बार यही बोलता हूँ, पर कम है अपन, फिर भी देख रहा हूँ दो तीन लोग यहीं पे बैठे। ऐसा नहीं करो, कोशिश करो, है ना, कोने बदल लो। अरे अच्छा ठीक है हो गया, हाँ तो ठीक है हो गया, है ना। कई लोगों की आदत होती है ना कि इसी तरह की चादर चाहिए, दूसरी चादर में हम एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे। टेंट के गद्दे पे हम कभी सोए नहीं है, हमने घर में कभी देखे ही नहीं, हम तो रुई वाले फर वाले गद्दे पे ही सोते हैं। तो वो चेंज करो, उस पे भी सो कर। आपकी जो वो है ना, जो आपका वो कंफर्ट जोन बना रखा आपने, जो उसको तोड़ दो, खत्म कर दो, ठीक है ना। अब आप, मैं आज सुबह जब कपड़े पहन रहा था तो मैं ब्लू पैंट के साथ ब्लू शर्ट कल पहन के आया था मैं। जनरली लोग ऐसा अवॉइड करते हैं, पर मैं अपने कंफर्ट तोड़ता रहता हूँ, बहुत तोड़ता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि बिजू का देखें अपन, अच्छा है, नॉर्मल है ना? सेम सेम। ठीक है ना। तो आपको कंफर्ट तोड़ना है, ठीक है। निबंध लिखने के लिए विचार एकत्रीकरण करिए, लेकिन आपका जो एक सोच विचार बिंदु है उससे मत लिखिए। किससे लिखिए? जो निबंध का विषय है उससे अपने विचारों को त्यागिए। क्लियर है? चलिए। नहीं, उसमें जो है ना कि, नहीं, डर की तो बात अच्छी है। हाँ तो है, सामाजिक संरचना है ना हमारी ये। हम जिन हनुमान जी की कहानी सुन के हम बड़े हुए, उन्हीं को हनुमान जी को आपने सुना है, उन्हीं को हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी सुन रही है। तो जो हनुमान जी ने अपने राम जी के सेवक के रूप में किया, वो हर कोई कर रहा है। सीता जी आपकी मम्मी ने भी सुनी, उनकी मम्मी ने भी सुनी, उनकी मम्मी ने भी सुनी। तो वो जो आदर्श है वो सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम सब सेम है। हाँ, हम क्योंकि हमारी जो सामाजिक संरचना है वो लगभग समान है। हमारे खान पीन में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारी जो सांस, और दूसरी बात क्या होता है कि समय के साथ में वैचारिक परिवर्तन आते हैं। हमारे पिताजी जिस समय के थे, वो दौर था कि कम में काम चलाओ, ठीक। दूसरा दौर आया कि यार थोड़ा तो खर्च चलना चाहिए, थोड़ा खर्च करते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं है ज्यादा जोड़ा जाए। फिर तीसरा दौर आया, लोन ले लो। अभी लोन लेके वाली पीढ़ी चल रही है। तो जब ये पीढ़ी 400 रुपए का पिज्जा बर्गर खाती है, तो वो जो पिताजी वाली पीढ़ी है जिसने 2-2 रुपए बचाकर घर बसाया, वो बोलती है तुम बहुत खर्चीले हो। और जब ये पीढ़ी बोलती है पिताजी, जीवन आनंद लेने के लिए बना है, पैसा आनंद के लिए बना है, लक्ष्मी को रुकना नहीं चाहिए, जाती रहेगी आती रहेगी, पिताजी बोलते हैं सेविंग करो। ये बोलता है काय का सेविंग, ईएमआई पे खरीदेंगे। पिताजी बोलते हैं नहीं, बचत भविष्य के लिए आवश्यक है। तो बोलता है हम पॉलिसी ले लेंगे। तो अब हमारी सोच बदल रही है, तो हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी उसके लिए हम भी वैसे ही होंगे जैसे हमारे लिए वे हैं। फैक्ट है। आज जो मोबाइल हम बड़ी आसानी से चला लेते हैं, कल थोड़ी चला पाएंगे, क्योंकि कल के मोबाइल और अपडेटेड वर्जन में आएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा होता है। उससे पहले वाली पीढ़ी थी वो बिल्कुल और खतरनाक वाली थी। उसमें पिताजी, जैसे ही पता चलता था कि पिताजी आ रहे हैं, बच्चे उनको दिखते ही नहीं थे।
गायब ही हो जाते थे। कई परिवार ऐसे थे जिनमें बच्चे पिताजी से बात ही नहीं करते थे, और अगर पिताजी ये कह दें इधर आओ, मर गए। अब क्या होगा, उनके आगे बोल नहीं निकलता था। तो बात कैसे पहुंचती थी? बाईपास मम्मा, मम्मी के द्वारा पहुंचती थी कि वो बच्चा कह रहा था कि उसको पेंसिल चाहिए थी। ठीक है, तो आज पापा पेंसिल चाहिए, पापा के ऊपर बैठ के ही कहता है, और ये नहीं चाहिए, डोरेमोन वाली चाहिए। पहले का बच्चा ऐसा था ही नहीं। तो समय के अनुसार ये परिवर्तन आता है, और हर समाज में आता है, ऐसा नहीं अपने ही समाज में आ रहा, हर समाज में आता है। तो ये जो बात बताई गई थी ये सभी घरों में ऐसी है, ये आज तक सबके पापा देखते हैं, और डोंट डिस्टर्ब की कंडीशन में देखते हैं। ठीक है ना? और बताएं। कहाँ पर? अच्छा, और पहले? वो तो मिटा दिया मैंने, वो तो ज्योग्राफी वाला उदाहरण दिया था मैंने बस, उसका हिंदी बता दिया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी तो मैं पढ़ा ही हिंदी रहा हूँ टोटल। हाँ हाँ, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो मैंने बीच में ऐसे दो तीन शब्द ही लिखे थे, ज़्यादा नहीं लिखे थे। चलिए, तो हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं? बोले बोले, जल्दी बोल के ख़त्म करो। पढ़ाई तो थी अभी, पूरी पढ़ाने में तो बहुत टाइम चाहिए, इतना टाइम बचेगा तब देखी जाएगी। जी, एक हफ्ते में ज्योग्राफी होती है क्या, पागल है? जियो ही जियो हो पाएगा, ग्राफी तो रही जाएगी। समझ रहा है? एक हफ्ते में तो मेरा मैप ही खत्म होता है यार, तो उसमें ग्राफी कहाँ से लाऊंगा मैं? और बिना ग्रेवी के सब्जी अच्छी थोड़ी बनती है। चलो, लिखा क्या था वो बता दो, अब तो बहुत लंबी क्लास हो गई, निबंध अब मैं खत्म कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, लिखना कैसे है, उसमें एक पॉइंट लिखवाया था, उसको लिखो, पहला पॉइंट बता देंगे मुझे। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको एक बार बीच में बोल दिया था कि जब भी आप बीच में कहीं शीर्षक लिखते हैं या कोई बिंदु लिखते हैं, उसको ही पहला वाक्य, वो वाक्य का पहला शब्द बना लीजिए, तो वो लिखा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे आतंकवाद, अब ये क्या है? आंतरिक सुरक्षा के बिंदु, है ना? तो मैं लिख रहा हूं ये आंतरिक सुरक्षा के बिंदु, और उसमें पहला है आतंकवाद। एक तो इस पेन के कारण लिखावट इतनी बुरी जाती है, वो ब्लू वाला जो व्हाइट बोर्ड पर था वो उस पर अच्छी आती थी, उसमें पकड़ भी अच्छी होती है। ये क्या है, चौकोर है ना, तो कभी इधर से स्लिप मारता है, कभी इधर से। तो ये मत समझना कि ऐसी है मेरी राइटिंग, ये केवल डिजिटल राइटिंग है। ठीक है ना? अब ये जो हमने लिखा, और इसके बाद अगर हम इसका डिटेल लिखें तो गलत है। कैसे लिखना पड़ेगा हमें? आंतरिक सुरक्षा के बिंदुओं में आतंकवाद प्रमुख बिंदु है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वाक्य के रूप में ही आगे बढ़ना है अपन को, वो बिंदु डाल के बिंदु नहीं लिखना है। मतलब उसको डैश लगाना, हाइफन लगाना, नंबर देना, ये इस तरह से नहीं लिखना, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर नहीं पकड़ में आया हो तो इसको ऐसे देखना। जी, पकड़ लिया था? चलो, दूसरा, अभी जो दूसरा पॉइंट है वो लिखिए। निबंध सदैव
चरण दर चरण, अर्थात क्रम से लिखना चाहिए, क्रम से या तुक से लिखना चाहिए। हर कुछ हर कहीं नहीं लिखना है, ऐसे मतलब जनरल भाषा में कहें तो। रफ में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। आप रफ में सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। आपको चाहे ब्लॉक बनाना हो या गोला बना के चारों तरफ उसके बिंदु लिखना हो, जैसे आप लिख सकते हैं वहां पर। जैसे कारण लिखा आपने, गोला लगाइए, फिर कारण 1 2 3 4 5, फिर प्रभाव लिखिए, प्रभाव 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। पीछे पीछे पीछे। बढ़िया। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बताने वाला हूं, तो एक पेज में 2 पैरा कर दीजिए बस। उसको 3 या 4 में लेकर जाइए मत। दूसरी बात, 2 2 3 3 पंक्तियों के पैरा मत बनाइए। पैरा मतलब अनुच्छेद, है ना। 2 2 3 3 पंक्तियों के जब अनुच्छेद बनाते हैं ना, तो सामने वाला ये समझ जाता है इसको आता कुछ नहीं है, दिखाना ज्यादा चाहता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आपका वाक्य, जो आपका विचार चालू हो रहा है, वह विचार 2 3 पंक्तियों में आधार बनाएगा, 3 4 पंक्तियों में उस पर विचार बिंदु आपके प्रकट होंगे, और उसके बाद में 2 3 पंक्तियों में वो खत्म होगा। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से जो माना जाता है, वो माना जाता है कि कम से कम 10 पंक्ति से 15 पंक्ति आप एक बिंदु को या एक विचार को या एक पॉइंट को लिखने में लगाएंगे। दैट इज। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें एक में वो एक ही बात है पूरी नहीं हो रही है, तो मत बनाओ पैरा, मत बनाओ अनुच्छेद, उसको पूरा लिखते आ जाओ, पूरा पेज भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं, यहां से दूसरी बात आ गई, तो वहां से थोड़ा अलग कर दो, कोई दिक्कत। लेकिन 2 2 3 3 4 4 पंक्तियों वाले मत बनाना, वो कविता टाइप में लगने लगते हैं, वो बेकार लगता है ना। चलिए, तो दूसरा, परिणाम और कारण आप एक साथ भी लिख सकते हैं, या फिर निबंध 2 तरीके से होते हैं। या तो पहले हम सकारात्मक लिख लें पूरा आधा, फिर नकारात्मक लिखने बैठ जाएं, या साथ में पहले सकारात्मक लिख लें, फिर नकारात्मक उसके बगल में ही लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पहले बड़ा लिख पा रहे हैं और उसके बाद में उसका छोटा लिख पाए, या फिर साथ में लिखते चले जाएं। जैसे जब साथ में लिखेंगे, तो भारत में आंतरिक सुरक्षा में आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें बाहरी देश के द्वारा हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर यहां नागरिकों के हितों को प्रभावित किया जाता है। इससे जान माल की हानि भी होती है। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके कारण बताने लग जाओ। तो आतंकवाद का प्रमुख कारण ये बता सकते हैं हम, क्यों आतंकवाद आ रहा है। तो या तो यहां से पैरा बदल दो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं 2 ही कारण बताऊंगा और 2 लाइन में खत्म हो जाएंगे, तो मत बदलो। क्लियर है? चलो, तो लिखो जरा। लिखते समय पीछे पढ़ते जरूर जाएं। ये मैं अपनी ओर से लिखा रहा हूं, ये अपने देसी बिंदु हैं बिल्कुल। लिखते समय पीछे पढ़ते हुए चले। बोले सर, जब आगे लिख रहे हैं तो पीछे क्यों जाएं? तो देखो, प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आप लिखते चले जा रहे हैं
क्या? आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों में आतंकवाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम देखते हैं कि 2014 के बाद से आतंकवादी घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है, और इसमें पहले जहां जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे, अब बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। आतंकवादी हमारे देश में आते थे क्योंकि वे गरीब थे, और गरीबी के कारण से उनको आतंकवादी धार्मिक रूप से उनको प्रभावित के या आर्थिक मजबूती के नाम पर उनको आतंकवादी बना दिया जाता था। इसके कारण से हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी। उन्हीं के कारण से पत्थरबाजी होती थी हमारे देश में, जिसके कारण से हमारे देश में कई युवा जो हैं पत्थर फेंकने में लग जाते थे, और उसके कारण से अशांति पैदा होती थी। ठीक है, अच्छा है, हो गया। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा था बीच में कि पता चला आतंकवाद ही चलता रहा, आतंकवाद ही आतंकवाद चलता रहा, और बाद में देखा तो 200 शब्द हो गए, आतंकवाद ही खत्म नहीं हुआ। रुको, आपको कितने बिंदु लिखना था? 5। आपने आतंकवाद में ही 150-200 शब्द खा लिए, निबंध डिस्टर्ब हो गया। पकड़ना, इसका मतलब यह है कि आपको लिखना तो है, लेकिन कितना लिखना है? तो भारत में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों में आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा है। आतंकवादियों के द्वारा भारतीय नागरिकों को, विशेष रूप से उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में हानि पहुंचाई जाती है। उनकी यह सोच है कि किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में भारत के नागरिक ना आए, और वे चाहते हैं, और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण से हमारे देश के उस क्षेत्र में अशांति बनी हुई है, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सदैव खतरा बना रहता है। नेक्स्ट। नहीं, 5 पॉइंट लिखने नहीं है, वो आतंकवाद सुरक्षा में प्रॉब्लम कैसे है वो बताना। कर क्या रहे हैं वो जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है? कैसे करना है जिससे आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है, उस पे बात करो। कहने का मतलब, फिर से सुनो, हमें सिद्ध क्या करना है उससे मत भटको। नहीं तो वो 2014 के बाद से इतना आतंकवादी घटना हुई, पत्थरबाज, भैया पूछा ही नहीं था, पूछा ही नहीं था। अभी जो अपन ने लिखा था ना इतना लंबा चौड़ा, वो पूछा ही नहीं था। आपने लिख तो दिया 200 शब्दों में, लेकिन प्रूव करना भूल गए कि आंतरिक सुरक्षा का बिंदु क्यों है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, कारण क्या है या निवारण क्या है, कुछ भी तो नहीं बताया आपने। आप किस पे बात कर गए? केवल आतंकवाद पे, और उसमें भी पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में जाके। फिर पता चला जम्मू कश्मीर में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई उनका इतिहास बताने लग जाओ। होता है, वो होता यूं है कि ये गली मिल गई साहब आतंकवाद की, अरे इस पे तो विचार बहुत भरे पड़े हैं, निकल गए, आगे जलियांवाला कांड हो जाएगा, खत्म। जनरल डायर वहीं बैठा है नंबर काटने को। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? देखो, ये चीजें मैं लिखवा तो दूंगा, लेकिन समझाने के स्तर पे आपको मैं जब तक कॉपी पेन पे आप हाथ नहीं चलाओगे या मैं चला के नहीं दूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उसको समराइज करना जरूरी है। आप खुद जब निबंध लिख के लाओगे और ये सब बिंदु, आपको गारंटी दे रहा हूं आप फिर से गड़बड़ करोगे, मैं फिर बोलूंगा आपके, देखो आपने ये गड़बड़ करी है। तो उस गड़बड़ को बचाने के लिए है कि आप जो लिखते जा रहे हो वो पढ़ते जाना, कि आपने क्या क्या लिख लिया, पीछे जाके देखना, अच्छा ये लिख लिया मैंने, हाँ ये हो गया, चलो अब इसको प्रभाव लिखना है, ओके प्रभाव लिखना है, सकारात्मक लिखना है नकारात्मक लिखना है, लिख दिए। फिर एक बार चेक कर लिया, मिला लिया, हाँ, तो 2 या 3 बार आप अपना निबंध जरूर पढ़ लेना कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। और ये होता है, गलत हो जाता है, एक दिशा में मुड़ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था।
बार बार नहीं लिखना है ये आतंकवाद आतंकवाद है, नक्सलवाद सुरक्षा में प्रॉब्लम है ना, ऐसे बार बार नहीं लिखना है। लेकिन वो प्रूव क्या कर रहा है उस पे पॉइंट पे बने रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप इसमें मैं लिखवा देता हूँ अभी, मध्य भाग हो या प्रारंभिक भाग हो, उसमें आप कविता की पंक्ति लिख दीजिए, ये मैंने लिखवा दिया था शायद पॉइंट, है ना। उक्ति, कोई वाक्य लिखना चाहते हैं वाक्य लिख दीजिए, किसी बड़े व्यक्ति का जो है वो वो भी लिख सकते हैं, कोई वाक्य वगैरह जो बड़े व्यक्ति ने कही है कथा, छंद वगैरह भी लिख सकते हैं, कविता मतलब ओवरऑल। लेकिन उसको जोड़ के लिखना है, निबंध से जोड़ के लिखना है। कैसे देखो, जैसे एक मैंने मैंने ये बात जहां से पकड़ी थी उधर से बताता हूँ आपको। नारी सशक्तिकरण का निबंध दिया था मैंने 2019 के विद्यार्थियों को। तो उनमें एक ने लिखा था, नारी तू नारायणी, ऐसा करके कुछ वो पंक्ति थी उनकी लंबी चौड़ी। अब उनने निबंध की शुरुआत किससे करी? पंक्ति से, कविता की पंक्ति से। फिर उसमें जो है उन्होंने अपना यहां से कर दिया चालू, नारी सशक्तिकरण, इस तरह से। ये पॉइंट टू बी नोटेड, आपने वो लिखा क्यों था? ये जो लिखे जाते हैं सब चीजें, ये निबंध को मजबूत करने के लिए लिखे जाते हैं, ना कि अनलिंक्ड कंडीशन को पैदा करने के लिए। अब नारी तू नारायणी लिख दिया और नारी सशक्तिकरण भारत में बहुत आवश्यक है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें लिखना चालू कर दिया। उसको तो जोड़ो, उसको नहीं जोड़ोगे तो वो वहीं रह जाएगा। बोले वो तो हमने याद किया था सशक्तिकरण में लिखना है, निबंध में इसलिए लिख दिया। ये तो वैसी बात हो गई, निबंध कोई सा भी आए, विज्ञान शब्द है तो विज्ञान के चमत्कार ही लिखना। नहीं, वो नहीं करना है। तो क्या करना है? नारी तू नारायणी, अर्थात यहां से इसको समझाना है। भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी बताया गया है, अर्थात हमारे वेद पुराणों में भी नारी को सशक्त बताया गया है। आज भारत में नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस तरह से वो जुड़ गया। समझ रहे हो? फिर अगर मान लो इसी को हमें बीच में लिखना है, तो इसको भी जब बीच में लिखो, तो पहले आपने लिखते आ रहे हैं कि भारत में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और भारत में नारियों को नारायणी का दर्जा दिया गया था, इसलिए इसके पक्ष में इसलिए कहा भी गया है नारी तू नारायणी। ऐसे वाक्य, ऐसे सिद्धांत हमारी संस्कृति में पहले से ही रचे बसे पड़े हैं। That is, अनलिंक्ड कंडीशन नहीं रखना है उसकी। और ऐसे ही लोग उपसंहार में करते हैं, उपसंहार लिखा और फिर नीचे लिख दिया एक कविता। तो देखो, कविता या काव्य का आपको नंबर नहीं मिलता है, नंबर मिलता है आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो उसको लिख रहे हैं, तो लिंक है कि नहीं, वो बस उसका नंबर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। हम्म, नहीं देखिए, आप स्टेटमेंट बताइए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, कुछ भी कहा होगा, जैसे मैं ही बोल देता हूँ, शिक्षा वह साधन है जिससे एक हिरण भी शेर की तरह शक्तिवान हो जाता है। मान लो मैंने ही कहा है, अब आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट लिखा आपने, अब आप अपने इस बात को कि शक्तिवान हो जाता है शेर की तरह, हिरण का बच्चा भी, वो सिद्ध करो ना। या तो आप पहले से लिखते आ रहे हो कि हमारे भारत में जैसे आपके अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने जब शिक्षा लेना चालू किया था तो उनको कई जातीय विरोधों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उन विरोधों को ख़त्म करके अपने आप को आगे बढ़ाया और
बहुत शिक्षित व्यक्ति होकर इस देश के संविधान को बनाने के जो समूह था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने नाम को अमर कर लिया। क्योंकि शिक्षा वह साधन है जो कि एक हिरण को भी सिंह बना देती है, या इनके शब्दों में शिक्षा वह साधन है जो हिरण को भी शेर बना देती है। और यह उक्ति अंबेडकर जी पे चरितार्थ होती है। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टिविटी कर। आप लिख क्यों रहे हो पहले वो तो बताओ। नहीं बता रहे हो तो फिर उसको लिखने का केवल वही हुआ, हमें आता है देख लो आप, बस इतना ही हुआ, वो गलत हो जाएगा। तो नंबर यही कटते हैं भाई। मुद्दा आता है कि छोटा बच्चा आया, अब वो छोटा बच्चा तो छोटा ही बच्चा है, उसके हाथ में आम है, अब वो आम तो गच पच करके लाया है। अब आपके पास अगर आप मम्मी पापा हैं तो एक्सेप्ट कर लोगे, और दूसरे कोई हैं तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका अट्रैक्शन किससे है? बच्चे से है, आपका मम्मी पापा से उसका। तो वो आएगा और वो गंदे हाथ ही आपके मुंह में डाल देगा, बोले खा लो। गंदे, आपको गंदे लग रहे हैं वो तो, उसके लिए तो गंदा है ही नहीं। उसके तो आम हाथ में लगा हुआ है, खत्म। मैडम को आ गए। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसी रूप में उसको स्वीकार कर लोगे? नहीं करोगे ना। फिर वो भी उस रूप में नहीं आएगा, हाथ गच्च पच्च करके लाए और आपको आम खिलाए, नहीं करेगा वो भी। ठीक है ना। फिर जब वो बच्चा बड़े उम्र में आ जाएगा, विवाहित हो जाएगा, क्या स्थिति बनेगी? चाकू से काट के खाओ, ऐसे रख के खाओ, वैसे रख के खाओ, नीचे गिर गया उसको साफ करो, ये वो दुनिया भर की बात। वैसे ही निबंध में, अभी जब आप निबंध लिखोगे प्रारंभिक स्थिति में, तो आप वैसे ही गच्च पच्च करके तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो गच्च पच्च की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो आप अभी लिखना तो चालू करो, लिंक करना धीरे धीरे आ जाएगा और हो जाएगा, है ना, हो जाएगा वो। मैं इसीलिए पहले ये बिंदु बता रहा हूँ कि भैया सीख लो। तो आप करो पहले, आप गच्च पच्च करके लाओ, मैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लूंगा, फिर उसमें अपन और सुधार करेंगे। और ये जब तक लिख के नहीं लाओगे तब तक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, पकड़ना इस चीज को। नहीं लिखोगे नहीं होगा। दूसरी बात, नेट से कॉपी मत करना। डेटा कॉपी कर लो, लेकिन डेटा के साथ अपने थॉट्स, विचार प्रस्तुत करना है, उसको जोड़ना है उस विषय से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या बताना था मुझे, आप तक पहुंच रही कि नहीं? तो पीछे का पढ़ना जरूर है ना। और लास्ट में एक ओवरव्यू जरूर अपने निबंध का ले लेना है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है, मात्रा की गलतियां तो नहीं है, अल्प विराम वगैरह सही जगह लगे हैं कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर लो, वहां केवल और केवल छापना हो, वहां लिखने की स्थिति मत बनाओ। हम लोग सामान्य रूप में कहते हैं ना कि आज तो छाप आए। छाप आए मतलब बहुत कुछ याद था और जैसा का तैसा ही लिखे आए। तो आपको छापना है वहां जाके। अभी आप क्या करोगे? लिख लो, अभी मेहनत कर लो अभी। तो जो आप मेहनत अभी करोगे वो फायदे में रहोगे, बस इतना कहना है। नहीं लिखना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोटेशन लिख सकते हैं ना। बिल्कुल कोटेशन लिखिए। पर्यावरण को बचाने के लिए भारतीय, हमारे समाज में कई छोटी छोटी बातें प्रचलित हैं, कई कहावतें प्रचलित हैं, कई लोकोक्तियां प्रचलित हैं। जैसे एक पुत्र एक वृक्ष, कह गए सारे वेद पुराण, एक वृक्ष सौ पुत्र समान। ऐसे उसको बात को लिखते जाओ, उसको पुष्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण में लिखो इसको। पहेलियां नहीं है ये, उक्ति,
काव्य है ना, सीधी बात है। कविता का मतलब काव्य, ऐसा नहीं कि पूरी लंबी चौड़ी कविता। हाँ, 4 पंक्तियों से ज्यादा नहीं लिखी जाती है, मतलब नहीं लिखी जाती है। अरे छप्पा खतरनाक हो जाएगा, समझो। अब उसमें भी वैसा होता है, गिना चुना, जैसे आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया ना हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रचलित क्या है? अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो निबंध आप किस पे लिख रहे हो, उसी का वो बिंदु निकाल लो उसमें से, खत्म। अगर आपको लग रहा है नहीं वो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो लिख दो, 4 लिख दो, 4 से ज्यादा मत लिखो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 4 से ज्यादा तो बनेगी ही बनेगी, तो फिर उसका एक देसी जुगाड़ है अपने पास। जैसे, जब तक गगन में तू रहेगा, तेरा नाम रहेगा, ऐसे करके इसमें ये कहा गया है कि डिग 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 डिग, ऐसा कर दो। लिखने की जरूरत ही नहीं पूरा। अरे टाइम बचाना है, टाइम बचाओ। हाँ, ये भी ध्यान रखना किसने कहा है। अगर सही याद है तो ही लिखना है, नहीं तो मत लिखना। बोल तो रहा हूँ, सही याद है तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना। हाँ, चलेगा ही चलेगा वो तो। जहाँ कुछ नहीं आए तो, एक कवि के अनुसार हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक लेखक ने यह भी कहा है, ऐसा लिखो ना उसको, ज्वाइन तो करो। ऐसा अलग थलग मत छोड़ के आना उसको, है ना, कि ये रहा, तुम्हें मिलता हो लिंक करना तो लिंक कर लेना, नहीं तो मत करना, ऐसा नहीं। ठीक है। ओके। हम तो लगाते जाना, छूट फ्री में आते हैं, लगाओ। नियम पढ़ो यार, अब इसके साथ तो मैं यही कहूंगा, नियम पढ़ो बस। जहाँ ज्यादा हो, विकल्प हो, उधर पे कॉमा आता है, अल्पविराम आता है। मैं अर्धविराम पे तो जाते ही नहीं हूँ, ज्यादातर लोग अर्धविराम तो लगाते ही नहीं है, नहीं तो अर्धविराम भी बहुत अच्छी चीज है। अर्धविराम पे अगर आपने सीख लिया ना अर्धविराम, आपको लिखने में मजा आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धविराम जहां लगता है ना, वैसे वाक्य बनाने में बहुत मजा आता है। आप देखना घर जाके, प्रयोग करना ये बात। अर्धविराम जानते हो ना क्या होता है? इनमें से क्या है, ये वाला, ये कहाँ लगता है ये देखना आज। उसमें आपको मिलेगा अधूरे अपूर्ण वाक्यों के साथ में, जब कई वाक्य एक साथ लिखे जाते हैं तब अर्धविराम लगता है। जी। और ठीक है, उन दोनों का, चलो ठीक है, गलत है पर ये पूछा ये है। आप अल्प विराम और पूर्ण विराम पे बात करके उसको बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं है वो। हाँ, सबके लिए करना है। आप पहली कक्षा से आ रही हैं ना, तो फिर ये बात क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा था पहले ही, तो दूसरे दिन कहा था, विराम चिन्हों का यथाचित प्रयोग करना है, व्याकरणिक त्रुटि नहीं करना है, खत्म। चलिए, खत्म करें। अपनी दूसरी क्लास कितने बजे से है? जब आज अपन ही है तो क्या नियम है। ठीक है ना, मैंने कहा था 2 टिफिन लेके आना, लाए हो ना?
जानबूझ के नहीं लाए। चलो थोड़ा और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। निबंध जब हम लिखते हैं तो कुछ होता है, पक्ष पक्ष होते हैं। पक्ष कितने प्रकार के होते हैं वो लिखिए। नकारात्मक, सकारात्मक। ये आपको पता है पर मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ। नकारात्मक और सकारात्मक। दूसरा लिखिए हानि लाभ। तीसरा लिखिए वाद विवाद। चौथा लिखिए तुलनात्मक। पांचवा लिखिए पक्ष और विपक्ष। अर्थात किसी भी विषय में या तो आप उसका सकारात्मक पक्ष लिखेंगे या नकारात्मक लिखेंगे या दोनों लिखेंगे। क्या करना है। दूसरा, या तो उसकी हानि लिखेंगे या लाभ लिखेंगे, नहीं या नहीं, दोनों लिखेंगे। फिर आप वाद और विवाद, अर्थात किसी ने कुछ कहा है तो उसका तोड़, कि नहीं आप ये जैसे किसी ने कहा कि बीजेपी के आने के बाद से ही भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, तो ये क्या हुआ, एक, ठीक है। दूसरा आ जाएगा, बीजेपी से पहले भी आंतरिक सुरक्षा मजबूत थी। ये क्या स्थिति बन रही है, वाद और विवाद की, कि एक बोल रहा है नहीं, एक बोल रहा है हाँ, एक बोल रहा है इससे पहले ये था, बोला नहीं उससे पहले ये था। स्वीकार दोनों कर रहे हैं और था दोनों, लेकिन एक मजबूत है एक कमजोर है, ऐसी स्थिति आती है। तो दोनों बराबर की स्थिति में जब हम बोलते हैं तो वाद विवाद बोलते हैं, और सामान्य रूप से हम बोलते हैं कि पक्ष विपक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। अगला लिखो। ठीक है, वो मैं आपको भर बाद में बताऊंगा, जब आप निबंध लिख के लाओगे तब की स्थितियां हैं फिर वो, कि आम काटना कैसे है, ठीक है ना। पहले तो बच्चे बच्चे करके लाओ, फिर बाद में बात करेंगे। चलिए 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बाकी जो रुक रहे हैं बताएं।